हेलो फ्रेंड्स, आज की इस डिस्कशन में इस वीडियो में हम जो हमारी ये पूर्वालोकन सीरीज चल रही है, पूर्वालोकन पॉलिटी 2025 की सीरीज जो चल रही है, उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। जो 12 शेड्यूल है उनसे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, आर्टिकल से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सबको हम जो है कि बहुत ब्रीफली आज डिस्कस करेंगे। और ये पहले जानेंगे कि मतलब इन आर्टिकल्स में है क्या, पहले जान लेंगे कि आर्टिकल्स में है क्या, कितने पार्ट्स है, उसको जानेंगे। फिर जो है कि जैसे क्वेश्चन पे आएंगे तो हमारे इजीली सॉल्व होंगे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है, तो हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली तो 395 आर्टिकल थे, पर जो है कि टाइम टाइम से अमेंडमेंट होके जो है कि अब तक 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो अब मोर देन जो है कि 400 आर्टिकल है प्रेजेंटली, लगभग 468 के आसपास जो है कि 468 आर्टिकल है अभी। तो ऐसे करके हम जो है कि पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है। इनको हम एक बार समझ लेंगे कि ये जो है कि ब्रीफली समझेंगे अभी कि मतलब हम ओवरव्यू लेंगे इसका, क्योंकि आने वाले डिस्कशंस में जैसे मान लीजिए जो यूनियन टेरिटरी चैप्टर है उसमें तो जो है कि इससे रिलेटेड जो भी डिटेल क्वेश्चन आए उनको तो डिस्कस करेंगे, पर यहाँ हम एक बार एक समझ लेते हैं कि इन आर्टिकल्स में है क्या, तो हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहली वाली जो जो भी वीडियो है जिसमें मैंने जो है कि आपके जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक्ट हो गए, या जो है कि आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, या प्रीएम्बल से जो भी जो है कि क्वेश्चन आया है, वो जो है कि मैं लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जो है कि चेक कर सकते हैं उसको। सो हम देखते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे हैं कितने आर्टिकल्स है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, मतलब जो है कि हमने एनफोर्स किया था, वो डेट थी क्या, 26 जनवरी 1950। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है कि पूरी तरह से लागू हो गया। तो उस दिन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट और लगभग 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। तो ये बात हमें जो है कि अपने बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। कितने कितने के पार्ट थे, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। पर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होके, जैसा कि अमेंडमेंट होके हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वो टाइम जो है कि नीड और एस्पिरेशन के हिसाब से चेंज होते होते अब जो है इसमें 25 पार्ट और लगभग 468 से ज्यादा 468 आर्टिकल और 12 शेड्यूल है। तो ये हमें एट प्रेजेंट टाइम याद रखना है। अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि ओरिजिनल कॉपी में कितने हैं, मतलब ओरिजिनली हमारे पास कितने पार्ट थे, कितने आर्टिकल थे, कितने शेड्यूल थे, तो हमें ये बताना है। और पूछे कि एट प्रेजेंट टाइम कितने हैं, तो लगभग 468 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और जो है कि 25 पार्ट हैं, ये हमें याद रखना है। सो आइए वन बाय वन करके जो है कि देखते हैं कौन कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल है। जैसे पार्ट 1 जो है बात करता है आर्टिकल 1 से 4 की बात करता है, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि नेम एंड दी टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो कि बात करता है इंडिया दैट इज भारत की, जो इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। फिर दूसरा आर्टिकल बात करता है कोई भी स्टेट का, मतलब कि हमें जो है कि कोई स्टेट अपने इंडिया में, अपने प्यारे भारत में कोई हमें स्टेट मिलाना हो, या कोई स्टेट का जो है कि इस्टेब्लिशमेंट करना हो, दो स्टेट को बाइफरेटेट करके, तो यहाँ बात की गई है। या कोई टेरिटरी हम एक्वायर करके जो है कि इंडिया में जो है कि मान लीजिए इधर से हम ये म्यांमार को जो है कि इंडिया में मिला रहे हैं, तो ये इस आर्टिकल में बात की है। फिर तीसरा जो है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, और स्टेट मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश है, अब इसमें से जो है कि एक जो है कि जिले को तोड़ के दो भाग में कर दिया, या कोई जो है कि नाम ही चेंज कर दिया, तो वो इस आर्टिकल में बात की है। ठीक, और चौथे आर्टिकल में बात हुई है कि इन दोनों आर्टिकल में जो भी चेंज हो रहे हैं वो अमेंडमेंट के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ही ब्रीफली देख रहे हैं कि मतलब क्या क्या आर्टिकल में क्या है, क्योंकि इससे आने वाले जो चैप्टर, जैसे मान लीजिए यूनियन टेरिटरी का चैप्टर आएगा जिसमें आर्टिकल 1 से 4 के ऊपर जितने क्वेश्चन है, हम वहाँ बहुत ही डिटेल तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रीफली ओवरव्यू जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो हमने ये जान लिया। फिर पार्ट दूसरा जो है कि हम जैसे जानते हैं कि जो 5 से 11 आर्टिकल है, 5 से 11 आर्टिकल वो बात करता है किसकी, सिटीजनशिप की, जिसमें से जो है कि 5, 6, 7, 8 किसकी बात करता है, सिटीजनशिप देने की। मतलब इससे जो है कि सिटीजनशिप दी जाएगी, कैसे कैसे, बाय बर्थ दी जाएगी, बाय डिसेंट दी जाएगी, भैया नेचुरलाइजेशन से ले लो, रजिस्ट्रेशन से ले लो, या हमने कोई टेरिटरी जो है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोई टेरिटरी, हमने अपने भारत में कोई टेरिटरी मिला लिया इंडिया में, अपने प्यारा भारत में कोई जो है कि बाहर की जो है कि टेरिटरी मिला लिया, तो भी इसके प्रोविजन है कि आर्टिकल जो है कि पार्लियामेंट उनको जो है कि कैसे जो है कि सिटीजनशिप दे देगी। तो 5, 6, 7, 8 में याद क्या रखना है आपको मेनली, कि सिटीजनशिप देने का प्रावधान है। और भाई लॉ में क्या है, लॉ में क्या है कि सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो कि 3 तरीके से होती है। पहला कि भैया खुद ही छोड़ दो, या तो रिनाउंस कर दो, या तो दूसरा डिप्राइव हो जाओगे। डिप्राइव कैसे हो गए कि तुमने फ्रॉड से ली है, या जो है कि कोई भी जो है कि हमारा कंट्री जो है कि वॉर में है, तो तुमने एनिमी से बात करके कोई जानकारी दे दी है, तो भी डिप्राइव कर दिए जाओगे। या तो तुम जो है कि टर्मिनेट कर दिए जाओगे। अब टर्मिनेशन क्या है कि तुम जो है कि जैसे जानते हैं कि इंडिया में जो है कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप से
अगर जो है कि कहीं और की सिटीजनशिप ली है तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी सिटीजनशिप इस आर्टिकल 9 के अंदर जो है कि टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो हमने देख लिया 5 से 9 तक देख लिया। और 10-11 क्या है, 10-11 जो है पार्लियामेंट के पास स्पेशल पावर है। पार्लियामेंट के पास एक एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को, हमारे जो है कि पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि सिटीजनशिप कैसे जो है कि दी जाएगी, या कोई सिटीजनशिप एक्ट बनाना है तो वो इसके अंडर बात की गई है। जैसे सिटीजनशिप एक्ट जो है कि हमारा 1955 का जो है, इसमें सिटीजनशिप देने की बात की गई है। और रिसेंटली सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है कि हमारा 2019 का है, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है कि 2019 का है। ये जो है कि इसी आर्टिकल 11 के अंदर जो है कि ये सारे प्रोविजन है। तो यहाँ तक देखिए दूसरे पार्ट तक। और तीसरा पार्ट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो है कि तीसरा पार्ट जो है वो है फंडामेंटल राइट्स का, जो है कि वन ऑफ द लॉन्ग पार्ट है। तो ये बात करता है 12 से 35 की बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। जो कि 12 से 35 में भी जानते हैं कि 12 जो बात करता है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है, कि मतलब स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, कि मतलब स्टेट जो है हमारी गवर्नमेंट जो है उसके अंडर क्या क्या चीजें आती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या कुछ हो गया, वो 12 बात करता है। 13 बात करता है रिलेटिवली जुडिशियल रिव्यू, और जिससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आया था, बेसिक स्ट्रक्चर। और फिर 14 से 18 जैसे जानते हैं फंडामेंटल राइट, हमारे पास ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे, पर जो है कि एक जो है कि राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया, तो 6 बचे हैं। अब वो 6 कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से 18 की बात करता है। ये क्या है? इक्वलिटी का। तो जो 14 बात करता है वो करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब 15 क्या बात करता है कि वो कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस बेसिस पे। 16 बात करता है कि सबको जो है कि एम्प्लॉयमेंट में, सबको रोजगार में जो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और जो है कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 17 बात करता है अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। 18 बात करता है अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, मीन अनटचेबिलिटी खत्म करनी है, और टाइटल्स जो है कि कोई महाराजा धीराज हो गया या महाराज का टाइटल यूज कर रहा है तो वो नहीं यूज कर सकते हैं। इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, जो है कि मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है कि कैसे इंटरेस्टिंगली याद कर सकते हैं इसको, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिर जो है कि अगला है राइट टू फ्रीडम, जो है कि हमारा 19 से 22 में बात करता है। 19 से जो है कि आर्टिकल 19 से 22 में जो है कि राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है। जैसे पहला जो है कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, जो है कि कहीं भी एसोसिएशन होना, कहीं असेंबली फॉर्म करना, या कहीं मीट करना या प्रोटेस्ट करना, ये सब इसके अंदर बात की है। 20वां बात करता है कोई भी ऑफेंस कर लोगे तो जो है कि उसमें जो है कि सर्टेन जो है कि तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। अब जो है कि ये क्या होता है, 3 तरीके से जानते हैं। जैसे जो मान लीजिए एक पहला होता है, इसमें बात की जाती है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की। मीन्स जो है कि भाई साहब कोई भी जो है कि बिना सुने सुनवाई के जो है कि उस पर जो है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। मीन्स जो है कि वो लॉ के अंदर जो है कि सुन के उसको सजा सुनाई जाएगी। फिर दूसरा बात करता है नो डबल जियो पार्टी की। अब ये क्या होता है नो डबल जियो पार्टी? ये होता है कि भाई साहब कोई भी जो है कि एक बार किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट हो गया है तो जो है कि उसको जो है कि सेम क्राइम के लिए जो है कि दोबारा सजा नहीं मिल सकती है। ठीक। और जो है कि तीसरा बात करता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, जो है कि आप जो है कि अपने ही केस में जो है कि जज नहीं बन सकते हैं, और जो है कि अपने अपने खिलाफ जो है कि विटनेस नहीं बनेंगे। मीन्स इसमें विटनेस की बात की गई है। तो ये 3 तरीके से बात करता है। फिर 21 जो है कि जानते ही हैं, बहुत बड़ा जो है कि एक आर्टिकल है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। जो है कि हमारी सारे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जैसे प्राइवेसी का राइट हो गया, या राइट टू मैरी हो गया, या कोई भी जो है कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल इसके अंडर आ जाते हैं। और 21 ये जैसा कि हम जानते हैं जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि जोड़ा गया था 2002 में। उसने जो है कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जोड़ दिया था, कि जो है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है कि कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। फिर 22वां क्या है कि वो अरेस्ट और डिटेंशन की बात करता है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया और प्यूनेटिव डिटेंशन हो गया, इसके सर्टेन इसमें जो है कि प्रोविजन है। 23-24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, मतलब किसी को भी जो है कि एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो 23वां बात करता है ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। 24 क्या बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो है कि बैन है किसी भी फैक्ट्रीज एक्ट्रीज में। तो ये बात करता है। 25 से 28 जो है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। मीन्स जो है कि आपके पास सर्टेन फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कि आप कोई भी चीज जो है कि प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये सब जो है कि 25 में बात है। 26 में जो है कि इस रिलीजन को मैनेज करने की बात है। 27 में जो है कि जो है कि स्टेट जो है कि आपकी गवर्नमेंट जो है कि आपके रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर जो है कि टैक्स नहीं ले सकती है। और 28 बात करता है कि आप जो है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है कि अटेंड कर सकते हैं, पर वहाँ पे कोई भी जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। मीन जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बैन है, जो कि इसमें जो है कि अलग अलग प्रोविजन है, आने वाले सेशन में देख लेंगे। अभी हम ब्रीफली जान लेते हैं कि यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कि आप जो है कि किसी इंस्टीट्यूशन में जो है कि नहीं दे सकते हैं, पर सर्टेन में दे सकते हैं। कुछ जो है कि वहाँ पे जो है कि एक्सेप्शन है। 19-30 बात करता है कल्चरल और माइनॉरिटी राइट की, मतलब यहाँ पे कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट से जो है
इनकी बात करता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 30 बात करता है कि कोई भी माइनॉरिटी है वो अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर अगला बात करता है रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दी, जो हमारी जो वृट्स होती हैं, 5 तरह की वृट्स होती है जैसे जानते हैं हम। कौन कौन सी होती है? हेबियस कॉर्पस होती है, मैनामेंडस होती है, प्रोहिबिशन होती है, ठीक, सिरेरियो होती है, और जो है कि क्वो वारंटो। ये 5 वृट्स की बात करता है, जो कि 32 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट देता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट देता है, जो है कि वो जो है कि सर्टेन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अदर चीजों के लिए। फिर जो है कि 33 से लेके जो है कि 35 तक, 33, 34 और 35, ये बात करता है मार्शियल लॉ, मार्शियल लॉ और उससे रिलेटेड फंडामेंटल राइट की, तो ये बात करता है। फिर हम जैसा कि जानते हैं, ये हमने पार्ट 4 थर्ड तक देख लिया। पार्ट 4 जो है हमारा चौथा पार्ट क्या है? 36 से लेके 51 तक सर्टेन डीपीएसपी की बात की गई है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये भी जो है कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्टेट को गाइड करता है कि कैसे कैसे वो काम करेगी। तो 38 बात करता है, देखिए क्या बात करता है कि स्टेट को जो है कि सिक्योर करना है सोशल ऑर्डर और प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर, मतलब कि जो कि सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बना रहे और जो है कि प्रमोशन हो सोशल वेलफेयर का। 39 बात करता है जो है कि सर्टेन प्रिंसिपल टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ये बहुत सारे इसमें प्रोविजन है, जैसे क्लॉज ए बी सी डी करके, तो उसमें से जो है कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड का, जो है कि ये जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा 39 है। फिर जैसे 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की। 41 जो है बात करता है राइट टू वर्क और एजुकेशन की। इसी तरह से 43 जो है कि वेज की बात करता है। 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 बात करता है कि कोई भी चाइल्ड केयर एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी हो, जो है कि ये जो है कि बाद में जो है कि अमेंडमेंट करके इसका प्रोविजन जो है कि लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी। 86वें अमेंडमेंट एक्ट से इसकी लैंग्वेज चेंज हुई थी, जो आगे वाले क्वेश्चन में हम देख लेंगे आगे। फिर 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। 48 है इन्वायरमेंट और जो है कि इसके प्रोटेक्शन की बात करता है, जो कि अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। फिर जैसे 49, 50, 51 है, जो कि बात करता है जो है कि मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन की, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये भी याद रखना है आपको। और फिर बात आती है 51 में जो है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। और फिर उसके बाद जो है कि ये जो है जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 51 है, जो कि पार्ट 4A होता है हमारा, जो कि पार्ट 4A है। स्वर्ण सिंह कमेटी से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी हमारे में, जो है कि ओरिजिनली 10 थी, बाद में 11वीं ऐड की गई थी 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहाँ पे ये आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। फिर आता है सबसे एक और लंबा पार्ट, जो है कि पार्ट जो है कि 5। अब ये जो पार्ट 5 है, ये जो है कि पार्ट बात करता है यूनियन की, जो कि 52 से 151 आर्टिकल तक है। मतलब क्या याद रखना हमें, जो पार्ट हमारा 5 है, पार्ट 5 बात करता है यूनियन की, जो कि 52 आर्टिकल से आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक है, जिसमें अलग अलग चैप्टर है। जिसमें पहला चैप्टर बात करेगा, वो बात करेगा एग्जीक्यूटिव की, मेन जो है कि एग्जीक्यूटिव की बात करेगा, जो है कि 52 से आपका 78 तक रहेगा, जो कि जिसमें प्रेसिडेंट हो गए या जो है कि प्रेसिडेंट हो गए, उससे जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनकी बात करेगा। फिर जो है कि अगला बात करेगा आपके पार्लियामेंट की, तो मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा क्या स्ट्रक्चर है, वो 79 से लेके लगभग आपका जो है कि 122 तक बात करेगा। फिर बात आती है प्रेसिडेंट के पावर की। फिर जो है कि सब सर्टेन प्रेसिडेंट की पावर है वो 123 में बात की गई है। फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जो है कि इंडियन की जुडिशरी की है, वो 123 से लेके लगभग आपका 123 से लेके जो है कि आपका जो है 147 तक बात की जाएगी। फिर जो है कि आगे जो आएगा वो आएगा कैग की। कैग जो है कि 148 से 151 में बात हुई है। तो ये सब जो है कि हम देखेंगे जो है कि वन बाय वन करके क्या क्या आर्टिकल है। तो यहाँ पे देखिए जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। तो मैंने बता दिया चैप्टर वाइज जो है कि बता दिया, 52 से लेके लगभग जो है कि आपका 78 तक जो है कि बात होगी एग्जीक्यूटिव की। फिर 69 से जो है कि पार्लियामेंट की बात होने लगेगी कि कैसे कैसे क्या क्या पार्लियामेंट के जो है कि कंपोजिशन है, हाउस की क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक, ये सब हमें अभी आगे देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो है कि सर्टेन जो है कि बात हो जाएगी जो है कि 122, 23, 24 से जो है कि बात हो जाएगी 124 से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है कि बात होगी 147 तक। फिर 148 से 151 तक जो है कि कैग की बात होगी। फिर उसके बाद हमारा अगला पार्ट आ जाता है पार्ट 6। पार्ट 6 जो है कि बात करता है, पार्ट 6 बात करता है स्टेट की। अब स्टेट में क्या बात है, स्टेट में जो है कि भी इसी तरह से बात होगी, जो है कि स्टेट भी जो है बात करता है 152 से लेके 237 तक बात करेगा। अब आर्टिकल 152 से लेके 237 तक जो है कि इसमें जो है कि स्टेट की बात हुई है। अब उसमें भी जो है कि क्या है कि पहला जो 152 जो है कि जनरल बातें करता है स्टेट के बारे में। फिर जो है कि 153 से लेके जो है कि आपका जो है कि अगले आर्टिकल्स तक जो है कि इसमें भी चैप्टर डिवाइड है कि पहले वो बात करेगा किसकी, एग्जीक्यूटिव की, मीन्स जो है कि वहाँ पे गवर्नर, सीएम, इन सब की बात करेगा।
फिर बात होगी जो है कि उसमें जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर के आर्टिकल्स की बात होगी। फिर बात होगी स्टेट लेजिस्लेचर के बाद जो है कि आपके जो है कि गवर्नर के पावर की। फिर गवर्नर के पावर के बाद बात होगी हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के बाद बात होगी सबऑर्डिनेट कोर्ट की। तो ये सब जो है कि आर्टिकल जो है कि हम आने वाले क्वेश्चंस में आगे देखेंगे। जैसे 153 बात करता है गवर्नर ऑफ स्टेट, 154 एग्जीक्यूटिव की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ऐसी कर करके एक जो है कि एडवोकेट जनरल की बात हुई है। फिर हाई कोर्ट की बात शुरू हो जाएगी। हाई कोर्ट 214 में जो है कि स्टेट की हाई कोर्ट होनी चाहिए, कैसे हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है। तो ऐसे ऐसे करके जो है कि अगले पार्ट तक होगा। फिर पार्ट 7 जैसा कि जानते हैं कि हमारा पार्ट 7 जो है कि आर्टिकल जो है कि 238 था, वो जो है कि 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको जो है कि डिलीट कर दिया गया, इसको जो है कि उड़ा दिया गया है। तो ये याद रखना है आपको, कौन से अमेंडमेंट से उड़ाया गया? 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जो कि हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी लाया था 1956 का। फिर उसके बाद क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है अगला अगला पार्ट है जो है कि 239 से लेके 242 तक है। 239 से लेके 239 से 242 तक जो है यूनियन टेरिटरी की बात करता है, जिसमें से 242 रिपील कर दिया गया है। तो 239 से 241 तक जो है कि इसकी बात करता है। क्या बात, कौन सा पार्ट है ये पार्ट जो है कि आपका 8वां पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये 8वें पार्ट में बात होगी यूनियन टेरिटरी की। फिर 9वां पार्ट सभी को जानते हैं कि 9वां पार्ट जो है कि पंचायत की बात करता है। पंचायत बात होती है पार्ट 9 में, पार्ट 9 में। ठीक है, ये 9 ऐसे लिखा जाएगा, पार्ट 9 में इसकी होती है। फिर पार्ट 9A में जो है कि म्यूनसिपैलिटीज की बात होती है, म्यूनसिपैलिटीज की, जो कि आर्टिकल 243, ये 243 से पंचायत जो है कि 243 O तक है। फिर यहाँ से 243B से 243ZH तक जो है कि म्यूनसिपैलिटी की होगी। और इसी तरह पार्ट 9B में जो है कोऑपरेटिव की बात है। कोऑपरेटिव की बात कहाँ तक होगी? ZG से लेके ZT तक जो है कि बात होगी कोऑपरेटिव्स की। तो ये याद रखना है आपको। फिर पार्ट 10 आता है। पार्ट 10 में जो है कि बात हुई है, पार्ट 10 में जो है कि ट्राइब्यूनल्स की बात हुई है, जो कि यहाँ देख लेते हैं आर्टिकल 244 होगा। इसमें जो है कि लिखा नहीं है, पर ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि पार्ट 10 जो है ये है। ठीक, पार्ट 10 हो गया। फिर पार्ट 11 जो है बात करता है, वो जो है कि 245 से लेके 263 तक बात करेगा। वो स्टेट और सेंटर के रिलेशंस की बात करेगा, जो है कि पार्ट 11 जो हो गया। फिर पार्ट 12 जो है कि आपकी बात करता है 264 से लेके 300A तक। 264 से 300A तक जो है कि बात करेगा। यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे नहीं है दिया है। 245 से लेके लगभग 263 तक जो है कि सेंटर और स्टेट की रिलेशन की बात हुई है। फिर यहाँ 264 से 300A तक जो है कि स्टेट में जो है कि फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स की बात होगी। मतलब वो 264 से लेके 300A तक की बात की गई है। फिर उसके बाद जो है कि बात हुई है आपके 301 से लेके 307 तक कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात हुई है। 301 से 307 तक कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। फिर 308 से लेके 300 जो है कि आपका 23 तक जाएगा। 308 से 323 में जो है कि सर्विसेज की बात की गई है, जिसमें से सर्टेन जो है कि 308 से जो है कि 314 तक जो है कि सर्विसेज है। और 315 से जो है कि पब्लिक, 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन है। फिर जो है कि अगला पार्ट जानते हैं कि जो है कि इलेक्शन का आ जाएगा, जो है कि पार्ट जो है कि जो है कमेंट सेक्शन में बताइए आप। 324 से लेके जो है कि बात करता है 329 तक। फिर उसके बाद जो है कि 330 से जो है कि सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस आ जाएंगे। फिर ऐसे कर करके ये हमारे पूरे पार्ट्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं 332, 33 और ये जो है कि 38 जो है कि ये बात करता है सर्टेन कमीशन ऑफ द SC STs के हो गए, इन सब की बात करता है। फिर जो है कि 343 से जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात होने लगती है, जो कि आगे जाता है 343 से लेके लगभग 351 तक। फिर 352 से लेके 360 तक जो है कि इमरजेंसी की बात हुई है। फिर जो है कि अगला पार्ट है जो पार्ट 20 जो है 368 की बात करता है, जिसमें जो है कि अमेंडमेंट की बात हुई है। फिर जो है कि पार्ट जो है कि ये जो है 20 और 21 और 22 में बात हुई है सर्टेन प्रोविजन, टेम्परेरी प्रोविजंस की और शॉर्ट टाइटल्स की। तो इस तरह से हमने ब्रीफली देख लिया कि सारे पार्ट जो है कि क्या क्या है। अब आइए वन बाय वन करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल है? तो हमने ये जान लिया कि कितने आर्टिकल है, मोर देन जो है कि 400 आर्टिकल है। मीन्स जो है कि प्रेजेंटली 468 आर्टिकल्स हैं, जो है कि एज ऑफ प्रेजेंट देखा जाए तो मोर देन जो है कि 468 जो है कि आर्टिकल्स हैं अभी। अगर पूछ ले कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, तो हमें जो है कि 395 आंसर लगाना है। तो 395 ओरिजिनली है, अभी जो है कि एट प्रेजेंट जो है 400 से ज्यादा है। इसमें अगर 400 से ज्यादा लिखा हुआ है, ये अगर ऑप्शन में 368 लिखा रहता या अप्रॉक्स 370 लिखा रहता तो ये हमें मारना होता आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ओरिजिनली कितने थे? तो 395 थे। फिर अगला क्वेश्चन ये रिलेटेड है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं?
शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन और नंबरिंग वाइज, मीन्स जो है कि ये पूछ रहा है कैसे है, तो मतलब क्वेश्चन का कहना है कि टोटल आर्टिकल्स और शेड्यूल इन दी कॉन्स्टिट्यूशन कैलकुलेशन और नंबर वाइज कितने हैं। तो भाई ये ओरिजिनली के पूछा था, तो ये कि क्वेश्चन में जो है कि ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया था। अगर देखिए 12 शेड्यूल दिया है तो यहाँ पे जो है कि 468 एज ऑफ नाउ देना था, तो ये जो है कि गलत हो गया। तो ये 395 और यहाँ जो है कि 8 शेड्यूल होना चाहिए था। तो ये जो है कि बी आंसर होता है, इसीलिए कमीशन ने इसका ऑफिशियल आंसर नहीं दिया है। तो आपको ये याद रखना है 395 और 8 शेड्यूल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी पार्ट्स आर्टिकल शेड्यूल वर इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम बात कर ही चुके हैं, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहा है कि कितने कंप्राइज है, तो जो है कि ये भी बात हो चुकी है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर जो है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट किस आर्टिकल में है कि बात किस पार्ट में बात की गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पार्ट 1 में बात की गई है। सिटीजनशिप किस में की गई है, पार्ट 2 में की गई है। इसीलिए मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया था कि अब आंसर जो है कि हम जल्दी जल्दी सोच सकते हैं। तो पार्ट 1 में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, सिटीजनशिप में पार्ट 2 में, फंडामेंटल राइट जो है कि पार्ट 3 में बात की गई है। फिर अगला कहता है कि सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, तो ये 323 में बात की गई है। तो जो है कि हम इसको जो है कि मैच कर लेंगे। देखिए आर्टिकल 3 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में बात है, और सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल 323 ए में बात की गई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन दैट नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल। तो ये बात कर रहा है कि जैसे कोई भी बिल है वो इम्पोज कर रहा है कि कोई भी बिल, नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेचर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जो हमारे जो है कि आर्टिकल जो है कि 110 से 9 से लेके बात की गई है मनी बिल्स और इन सब की, तो इसमें जो है कि बात कर रहा है, जो जैसे हमारा 112 आर्टिकल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि कहीं भी बजट मेंशन नहीं है, ये मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को हम बजट कहते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि ऐसा कोई बिल जो है कि जो टैक्स इम्पोज करे कहाँ लेजिस्लेचर में एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो कहाँ बात की गई है, तो वो आर्टिकल 117 में की गई है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया, जो है कि आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल बिल। अब जो है कि फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड कौन से उसमें बात की गई है, तो ये आर्टिकल 117 में बात की गई है। जैसे फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो ये पार्लियामेंट वाला चैप्टर आएगा तब जो है कि इसको जो है कि आर्टिकल 117 को और डिटेल में जो है कि डिस्कस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल बिल किसमें है, आर्टिकल 117 में है। और यहाँ पे जो है कि क्लॉज डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 119 रेगुलेट करता है इसके लॉ से, और 121 इम्पोज करता है सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो जो अदर आर्टिकल है उसको भी यहाँ पे जो है कि एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने, तो वो आगे आएंगे तो देख लेंगे हम। फिर जो है कि बात करता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल इंडिया सर्विस। अब ऑल इंडिया सर्विस कौन से आर्टिकल देता है, जैसे हमने बात किया था कि जो है कि 308 से जो है कि 314 तक जो है सर्विसेज की बात हुई है, ठीक, और 315 से यूपीएससी की बात होने लगती है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। तो ऑल इंडिया सर्विस किस में बात की गई है, ऑल इंडिया सर्विस जो है कि आर्टिकल 312 में मेंशन है कि इंडिया में जो है कि ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए। जो भी राज्यसभा जो है कि एनी टाइम पे किसी राज्यसभा के पास पावर है कि कोई भी जो है कि वो ऑल इंडिया सर्विस को फॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा है कि आर्टिकल 312 जो है कि क्या है, ऑल इंडिया सर्विस की बात कर सकता है, बात करता है। और जो है काउंसिल ऑफ स्टेट जो है कि कोई भी रेजोल्यूशन से नॉट जो है कि लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो है कि कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी एक ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा के पास ये पावर है, मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट के पास, जो 312 के अंडर जो है कि वो कोई भी ऑल इंडिया सर्विस को फॉर्म कर सकती है, ठीक। और यहाँ पे कितने होनी चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये जो है कि वोटिंग की मेजोरिटी होनी चाहिए। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच्ड। मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा सही है, मीन्स इसमें से कौन सा प्रॉपरली सही है कौन सा नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात जो है 124 से 147 में की गई है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन 324, हाँ ये सही है। यूपीएससी की बात तो जैसा कि हम जानते हैं 315 से 323 के अंडर ही की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल जैसा कि जानते हैं कि वो आर्टिकल 76 में मेंशन है, तो जो है कि ये भी जो है कि आपका गलत हो जाएगा। देखिए अटॉर्नी जनरल 76 में है, तो जो है कि इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच।
तो जो है कि हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा गलत है। तो आर्टिकल 39 से ऊपर ही पढ़ के आए हम लोग, जो डिस्कस कर रहे थे, ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, जो हमारे डीपीएसपी हैं 36 से लेके 51 तक। उसमें जो है कि जो 29 आर्टिकल है उसका जो है कि 29A पार्ट ये बात करता है इक्वल जस्टिस और जो है कि फ्री लीगल एड की। और 40 जो है डीपीएसपी बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। अब ये जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 40 है, 40 में ये ओ है, ओ क्या का बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की। तो ऐसे जो है कि आप जो है कि थोड़ा नंबर फिगर से याद रख सकते हैं। जैसे 44 है, अब 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो चार चार मतलब जो है कि दोनों बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है डीपीएसपी में। तो ऐसे ऐसे करके जो है कि आप इसको याद रख सकते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर जो है कि 48 कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो ये गलत है, ये हमने पढ़ा था, ये आर्टिकल 50 बात करता है। इस 50 जो डीपीएसपी में आर्टिकल 50 है वो इसकी बात करता है। और 51 क्या बात करता है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है। और ये 48 आर्टिकल किस चीज की बात करता है, ये बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इन आर्टिकल को इन सब्जेक्ट से मैच करना है। तो आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो हम जो है कि देखेंगे सुप्रीम कोर्ट है इसमें, जो है कि आर्टिकल 124, इसमें जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी, सॉरी फॉर दी पॉज, ये जो है कि आर्टिकल 124 जो है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में यूनियन जुडिशरी दिया है, तो यूनियन जुडिशरी से मैच कर देंगे। फिर जो है कि 5 आर्टिकल हम जैसा कि बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो यहाँ मैच हो जाएगा। 352 इमरजेंसी से रिलेटेड है, तो यहाँ मैच हो जाएगा। और 245 जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर पावर है, तो यहाँ मैच कर देंगे हम। तो इसका आंसर जो है कि देखिए सीधे सीधे मैचिंग है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा और इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बात कर ली। फिर अगला कह रहा है कि इसको मैच करना है आर्टिकल 14, 36, 74 और 368। तो जैसे कि 14 आर्टिकल जानते हैं, वो जो है कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। 36 जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है। 74 जो है आर्टिकल वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है कि प्राइम मिनिस्टर हैज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि ईड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। तो ये कहता है। 368 क्या बात करता है, वो अमेंडमेंट की बात करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट है तो वो इस आर्टिकल के अंदर होगा, जो कि हमारे पार्ट 20 में है। पार्ट 20 में एक ही आर्टिकल है जो है कि आर्टिकल 368, जो अमेंडमेंट की बात करता है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। तो इसकी मैचिंग में आंसर क्या आ जाएगा, 14 का जो है कि 3 है, बी का जो है कि 4 है, और ए का जो है कि आपका जो है कि ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, तो देख लेते हैं 3 4 2 1 डी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर ये बात कर रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है कि ये क्या चीज है और हमें आर्टिकल में मैच करना है। तो हमें कोई भी स्टेट एडमिट करना है, न्यू स्टेट को एडमिट करना है बाय लॉ, तो वो किसमें करते हैं, आर्टिकल 2 में। राइट टू इक्वलिटी किसमें बात है, आर्टिकल 14 में बात है। फिर कोई भी अरेस्ट और डिटेंशन से बात है, वो किसमें बात है, आर्टिकल 22 में। जो है कि ऊपर ये सब जो है कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू असेंट जो है कि बिल की बात है, वो है आर्टिकल 111 में, जो कि हमारा बात किए थे हम लोग कि एग्जीक्यूटिव बात करता है। आर्टिकल 52 से जो है कि 78 तक तो प्रेसिडेंट की बात होती है। फिर पार्लियामेंट की जब बात होती है, वो 79 से जो है 123 बात करते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट की जो है कि एसेंट, पार्लियामेंट में कोई भी बिल पेश हो रहा है और प्रेसिडेंट जो है कि जब तक एसेंट नहीं देते अपनी, प्रेसिडेंट अगर एसेंट नहीं देंगे तो उस बिल को, तो वो एक्ट नहीं बनता है। तो वो किस में बात की गई है, वो 111 में बात की गई है। तो आइए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आर्टिकल है, इनको मैच कीजिए। अब आर्टिकल 54 किसकी बात करता है, आर्टिकल 54 जैसा कि हमने देखा था जो है कि अभी जो है कि 52 से 78 तक किसकी बात करता है, एग्जीक्यूटिव की। पार्ट 5 में पहला जो सेक्शन है वो एग्जीक्यूटिव की बात करता है 52 से 68। तो इसमें देखते हैं कि ऐसा क्या है, तो इसमें जो है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो जाएगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो बात की है 54 में। और 75 में क्या है, 75 में जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट जो है कि ये बात हो जाएगी। तो और बाकी जो है कि 155 वो हो जाएगा गवर्नर ऑफ, जो है कि आपका जो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ दी ये होगा चीफ मिनिस्टर। और 164 जो है कि गवर्नर से रिलेटेड होगा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कि जो 1 2 3 4 सब जो है कि सामने सामने आए, मतलब ये जो है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये जो है कि प्राइम मिनिस्टर से है, 155 जो है कि गवर्नर से है, और 168 जो है कि चीफ मिनिस्टर से। सॉरी मैंने ये उल्टा बोल दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 155 में जो है कि गवर्नर ऑफ स्टेट है, और 164 में जो है कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात है। तो हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया। फिर इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि ये आर्टिकल दिए हुए हैं और इनकी मैचिंग करनी है। तो हमने जो है कि आर्टिकल 61 में किसकी बात की गई है,
आर्टिकल 61 में बात की गई है रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की, मीन जो है कि आर्टिकल 61 में, सॉरी, आर्टिकल 61 में बात की गई है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है बात हुई है 67 बी में, ये होगा, क्योंकि जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का वो 66वें जो है कि आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो जो है कि अगला जो है कि 67 आर्टिकल में उनके रिमूवल की वाइस प्रेसिडेंट की बात है। जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है 66 में मेंशन है, और जो है कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 67 बी में, और 61 में किसकी बात है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की। और आर्टिकल 94 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 94 में बात की गई है रिमूवल ऑफ स्पीकर की। यहाँ पे जो है कि स्पीकर जो होते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनका रिमूवल जो है कि आर्टिकल 94 में मेंशन है। और डिप्टी स्पीकर को जो है कि राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं डिप्टी स्पीकर, इसके इनके रिमूवल की बात आर्टिकल 90 में की गई है। तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन कहा गया है, चेयरमैन नहीं, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो उनका तो जो है कि 67 में ही जो है कि रिमूवल की बात होगी। तो डिप्टी चेयर को रिमूव करना है तो वो आर्टिकल 90 में बात हुई है। तो इसी के साथ हमने ये देख लिया, इसको जो है कि आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है, फिर से मैचिंग की। आर्टिकल 324 में क्या है, आर्टिकल 324 में जो है कि इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। 315 में जो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की। 280 में जैसा कि जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन की है। ये जो है कि अभी क्वेश्चन भी आया था हमारे जो है कि अभी जो यूपीपीएससी का आरओ यारो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी आया था। और फिर जो है कि 338 में किसकी बात हुई है, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात हुई है। जैसे 368 में जो है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, 368 ए में जो है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, और 368 जो है 338 जो है बी में वो एनसीबीसी है, मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड कास्ट। ये जो है कि इस आर्टिकल में पहले सब कंबाइन थे, फिर आगे अमेंडमेंट अमेंडमेंट करके इनको अलग अलग कमीशन बना दिए गए। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक, फिर आगे देखते हैं, ये हमने देख लिया। फिर अगला मैचिंग कह रहा है कि 323 तीन ये आर्टिकल है और इसमें जो है कि इसमें लिस्ट में मैचिंग करना है। तो 324 तो हम ऊपर ही देख के आए कि इलेक्शन होगा। फिर जो है कि 323 ए, 323 ए किसकी बात करता है, 323 ए जो है कि ट्राइब्यूनल्स के कुछ फंक्शंस की बात करता है। ठीक, हमने ये देख लिया। ए का जो है कि 323 ए का जो है कि ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल की, और जो है कि बी जो है इलेक्शन की बात करता है, और सी जो है 330। अब 330 में किसके बारे में बात हुई है, 330 में जो है कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा इन द राज्यसभा, जो सर्टेन स्पेशल प्रोविजन जो हमारे प्रोवाइडेड है, वो आर्टिकल 330 के अंदर जो है कि प्रोवाइड है कि रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ एससी और एसटी जो है कि लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व होगी। और 320 जो है कि बात करता है, वो फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। मीन्स जो है कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन की 315 से 323 में बात की गई है, तो वो आर्टिकल 320 के अंदर ये है। तो इसको जो है कि आप मैचिंग करके याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 इसको भी मैच करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जानते हैं हम कि जो है कि आर्टिकल 368 में जो कि पार्ट 20 में है। फिर फाइनेंस कमीशन जो है कि आर्टिकल 280 में है। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो 352 से लेके 352 से 360 तक जो हमारी इमरजेंसी है, तीन तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कि 360 में है। 352 में बात की गई है किसकी, नेशनल इमरजेंसी की। 356 में बात की गई है प्रेसिडेंट रूल की, और जो है कि 360 में बात की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो आज तक हमारे इंडिया में नहीं लगी है। तो ये भी याद रखना है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक नहीं लगी है। तो फिर अगला देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 में बात की गई है। 312 में जो है आर्टिकल में ये भी याद रखना है कि राज्यसभा के पास पावर है, वो कोई भी ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है कि आपको जो है कि ये इंस्टीट्यूशन दिया है और उसके आर्टिकल दिया है, तो मैच करते हैं। ये पढ़ के आई हम, यूनियन के पार्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर जर्नल ऑफ इंडिया कैग, ये 148 में बात की गई है। फिर फाइनेंस कमीशन जो है कि 280 में है, और एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल जो है कि 323 ए में है, ये भी याद रखिए। और यूपीएससी जो है कि 315 में है। तो इसका जो है कि आप मैचिंग कर सकते हैं। ए का जो है कि यहाँ पे एक कोड बना लीजिए आप, जो है कि मैंने बताई दिया, 2-3 बार सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि सेम यही है कि इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंशियल कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइब्यूनल। इसमें जो है कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है कि नया दे दिया है, जो कि 263 में होगा। अगर मान लीजिए जो 262 है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, 263 जो है आर्टिकल बात करता है, वो कब बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल की। मतलब स्टेट और स्टेट, मान लीजिए यूपी और बिहार है, इसमें जो है कि इंटर स्टेट काउंसिल, इनके बीच कोई डिस्प्यूट होगा, तो ये बात हो रही है 263 में। मतलब ये इंटर स्टेट काउंसिल बनेगी और इनके बीच कोई डिस्प्यूट हो गया, बॉर्डर को लेके या कुछ हो गया, तो ये इस आर्टिकल में बात है। पर 262 अगर आ जाए तो वो रिवर डिस्प्यूट के बारे में बात करता है।
वो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में बात करता है, रिवर डिस्प्यूट के बारे में। तो ये यहाँ पे ये डिफरेंस याद रखिएगा आप। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो कि 263 में, और अगर रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात कर दे तो वो 262 में है। फाइनेंस कमीशन तो जैसा कि जानते हैं वो 280 में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323A में। यूपीएससी जो है 315 में, जो कि 315 से 323 में बात की गई है अपने पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ये याद रखना है आपको। तो ये आप ब्रीफली याद रखिएगा, ये यहाँ पे समझा दिया गया है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहीं पे है। अब ये कह रहा है कि ये आर्टिकल है और ये उससे जो है कि क्या क्या प्रोविजन है उसको मैच कीजिए। तो आर्टिकल 26, अब आर्टिकल 26 क्या कहता है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, 25 से लेकर 28 जो है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। तो 26 जो है कि रिलीजन फ्रीडम रिलीजियस जो है कि ये आर्टिकल है, तो यहाँ से हम याद करके फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर में मार देंगे। 40 में मैंने आपको बताया था, 40 में वो है, तो ये डीपीएसपी है, और ओ से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तो ये हो गया और ये हो गया। फिर 98 में किसकी बात की गई है, 98 में बात की गई है आपके सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 में यूनियन की बात हुई है, और उसमें जो है कि आपके 52 से 78 तक जो है कि एग्जीक्यूटिव की, और फिर 78 से लेके जो है कि आपके 123 तक जो है पार्लियामेंट की बात हुई है। तो आर्टिकल जो है कि 98 बात करता है सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, जो 78 के बाद जो है कि 79 से लेके जो है कि 123 तक बात हुई है, वो इसमें बात करता है पार्लियामेंट की। तो सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे बात हुई है। फिर 239 जो है कि हम जैसा कि जानते हैं यूनियन टेरिटरी की बात हुई है, क्योंकि 238 जो है कि वो आर्टिकल रिपील हो चुका है, जो स्टेट वाला था, जो 7th पार्ट था, है ना। और 237 तक जो है कि आपके जो है कि वहां बात हुई है स्टेट की। तो यहाँ पे जो है कि आपको याद रखना है 239 में जो है कि यूनियन टेरिटरी, जो कि हमारा जो है कि पार्ट 8 होता है, वो 239 से 242 तक के यूनियन टेरिटरी की बात करता है। तो ये जो है कि ये आर्टिकल आपको याद रखना है। तो इसका मैचिंग कर दीजिए। 26 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 40 का जो है कि क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए 3 4 यहाँ है, और फिर जो है कि सी का जो है 2 हो जाएगा, तो सी का 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में जो है कि पूछा है कि ये आर्टिकल है और इनकी मैचिंग कीजिए। तो आर्टिकल 17 जानते हैं कि एबोलिशन से अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ है। तो इसमें जो है कि अनटचेबिलिटी नहीं दिया है। अच्छा, ये जो है कि पार्ट की बात कर रहा है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो है कि हमारा जो है कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो दिया है। तो इसमें जो है कि पूछा है करेक्टली मैच कौन सा है, तो करेक्टली मैच बताना है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया। इसमें पूछा करेक्टली मैच कौन सा है, तो 17 ये तो करेक्टली मैच नहीं है। ये तो जो है कि टच अनटचेबिलिटी की बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। तो जो है कि आर्टिकल 17 तो ये सही नहीं है। 78 78 बात करता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ द पार्लियामेंट की। तो ये जो है कि हम पढ़ के आए हैं कि 78 तो नहीं करता, क्योंकि 78 तक तो एग्जीक्यूटिव की बात होती है, वो 79 से शुरू होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आर्टिकल 192 बात करता है सैलरी अलाउंस ऑफ द पार्लियामेंट की। तो ये भी जो है कि गलत है। ये आर्टिकल इसके बारे में बात नहीं करता है। 352 जो है कि ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करता है, ये सही है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो 17 जो है कि अनटचेबिलिटी की बात करता है, 78 जो है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है, जो प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देंगे। और 152 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट इन द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में, जो है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। मतलब ये सैलरी अलाउंस की बात नहीं करता है, ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। मतलब जो है कि कोई भी सर्टेन एमपी जो है यार, वो जो है कि किस ग्राउंड बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि इधर आर्टिकल दिया हुआ है और इसका सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है, तो इसको हमें मैच करना है। अब जो है कि 215 जो है कि किसकी बात करता है, 215 जैसे कि जानते हैं कि हम जो है कि 152 से लेके 237 तक जो है कि हम हमारा जो है कि स्टेट की बात की गई है, और उसमें भी जो है कि 215 लगभग आ जाता है हाई कोर्ट के रिकॉर्ड की बात, मतलब हाई कोर्ट की बात करता है। तो हाई कोर्ट में भी किसकी बात करता है, टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हाई कोर्ट में जो है कि बात की जाएगी टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, वहां पे सारे रिकॉर्ड रखे जाएंगे, कोई भी जो है कि केस या जजमेंट हुआ है तो उसका। तो ये 215 बात करता है। फिर 222 क्या बात करता है, 222 बात करता है आपकी पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंस ओवर द ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट में, जो है कि ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट है उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस का पावर है, मतलब वो उससे सुप्रीम माना जाएगा। तो ये दोनों हो गया हमारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। फिर 226 बात किसकी करता है, 226 जैसा कि जानते हैं आर्टिकल 32 में तो बात है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू, मतलब जो है कि वृट्स देने की। तो 226 हाई कोर्ट की वृट्स की बात करता है, तो पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू दी वृट्स। तो ये याद रखना है, 226 हाई कोर्ट की वृट है और 32 जो है सुप्रीम कोर्ट की वृट है। और 227 किसकी बात करता है, ये ट्रांसफर ऑफ द जज फ्रॉम दी वन हाई कोर्ट टू दी अनदर। मान लीजिए कोई स्टेट यूपी है और बिहार है,
अब यहाँ के पटना हाई कोर्ट और जो है कि प्रयागराज हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर करना है, तो वो आर्टिकल 227 के अंडर होगा। तो इसी के साथ जो है कि इसका डी आंसर हो जाएगा जो ये मैचिंग है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। 215 जो है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा, 222 जो है कि ट्रांसफर ऑफ जज की बात करेगा, और 226 जो है कि रिट जुरिडिक्शन है, और 227 जो है सुपरिटेंडेंस ऑफ पावर है। तो यहाँ पे जो है कि मैंने शायद ये दोनों उल्टा बता दिया है, तो इसको आप सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। ये 227 जो है बात कर रहा है वो ट्रांसफर ऑफ इसकी बात नहीं, सही बताया आपको, सही बताया, सॉरी सॉरी। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है अंडर विच आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि प्रोविजन है कि हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी की बात कहां से कहां तक हुई है, हम जानते हैं कि 239 से जो है कि 239 से 242 तक की बात हुई है। तो उसमें जो है कि पूछ रहा है कि इसमें जो है कि हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी किस आर्टिकल में बात हुई है, तो वो 241 में बात हुई है। तो देख लेते हैं इसके पार्ट 8 में जो है कि यूनियन टेरिटरी की बात करता है, जो कि 239 से लेकर 242 तक आर्टिकल है। 239 बात करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, मतलब कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे या सीएम होंगे, तो ये 239 की बात करता है। फिर 240 बात करता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन ऑफ द सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, मतलब उस यूनियन टेरिटरी को रेगुलेट करने के लिए जो भी पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो 240 में बात की गई है। फिर 241 जो है कि ये क्वेश्चन ही हमारा था, तो वो हाई कोर्ट की बात करता है, मीन्स हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी। और 242 को रिपील कर दिया गया है, तो ये सेक्शन हमें नहीं पढ़ना है, 242 जो है रिपील हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है कि आर्टिकल और उसका सब्जेक्ट मैटर। अब आर्टिकल 76 जो है कि हम जानते ही है कि यूनियन की बात करता है, यूनियन में भी किसकी बात करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। 148 जो है कि हम पढ़ के ही आ रहे हैं ऊपर से, जो है कि टेक की बात करता है। 75 जो है कि बात करता है ये अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर, मतलब जो हमारे पीएम के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसमें जो है कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की बात जो है कि आर्टिकल 75 में है। और आर्टिकल 131 जो है कि बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है कि वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगा, एप्लीटिएट जुरिडिक्शन होगा, अलग अलग तरीके से जुरिडिक्शन की बात है। तो जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तो इस आर्टिकल में बात है, और बाकी अलग अलग आर्टिकल में हम फर्दर देख लेंगे। तो इसका जो है कि मैचिंग कर लीजिएगा आप, जो है कि बता दिया गया है। तो इसका देखिए 76 जो है अटॉर्नी जनरल, 148 कैग, 75 एक अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 141 जो है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और उसका आर्टिकल कितना है। तो जैसे कि ये सब जो है कि हम पढ़ के ही आ रहे हैं, ऊपर से देख लेते हैं फिर भी। राइट बिफोर इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये 14 में है। राइट टू वर्क, ये किस में दिया गया है, हमें जो है कि एक वर्क करने का जो है कि प्रोविजन है, ये जो है कि आपका आर्टिकल जो है कि डीपीएसपी में है। और जो है कि ये जो है कि मेंशन होगा आर्टिकल 41 में। और जस्ट ह्यूमन और जो है कि वर्क कंडीशन जो है ये मेंशन है आर्टिकल 42 में। और जो है कि फ्री एंड कंपलसरी जो है ये जो है कि मेंशन है कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये 45 मेंशन है। पर इस क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर जो है कि नहीं आया था, क्योंकि जो ये है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, इसका प्रोविजन जो है कि आर्टिकल जो है कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी थी, जो आर्टिकल 45 के अंडर है। तो इसका जो है कि ऑफिशियल आंसर नहीं आया था, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया था, तो इसलिए जो है कि इसका ऑफिशियल आंसर नहीं आया था। तो ये जो है कि आपको जो है कि मैचिंग बताई दी गई कि आर्टिकल 14 में जो है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, 41 में राइट टू वर्क दिया गया है, 42 में जो है कि ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि फेयर कंडीशन होनी चाहिए किसी की भी वर्क की, वो दिया गया है। और 45 में जो है दिया गया है कि अर्ली एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, जो कि लैंग्वेज चेंज करके ये कर दिया गया था। जो पहले ये लैंग्वेज थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, तो वो जो है कि इसकी लैंग्वेज ये कर दी गई है। तो यहाँ पे ये देखिए यही नोट में लिखा हुआ है कि जो हमारा 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसने जो है कि जो चेंजेस लाए थे वो आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज कर दिया था, और जो आर्टिकल 21A जोड़ा था उसके वजह से इसका आंसर जो है कि डिस्प्यूट होकर क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर नहीं दिया था। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सर्टेन प्रोविजन बात करता है, जो हमारा आर्टिकल 371 है, उसमें जो है कि ABCD करके पार्ट है, जो है कि महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, इन सबसे जो जो नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सबके स्पेशल प्रोविजन है, तो उससे पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से जो है कि करेक्टली कौन सा मैच नहीं है। तो ए में जो है कि क्या मैच है, नागालैंड सही है। बी में जो है कि असम, ये भी सही है। सी जो है कि क्या मेघालय की बात करता है, तो ये गलत है। सी जो है बात करता है मणिपुर की, सी बात करता है मणिपुर की, तो ये आपको याद रखना है। डी बात करता है आंध्र प्रदेश की। ये जो है कि आगे जो है सेशन आएगा उसमें जो है कि इसको जो है कि मैं पूरा जो है कि एक ट्रिक के थ्रू आपको याद करा दूंगा। अभी बस इतना जान लीजिए, ये वाला पेयर जो है कि गलत है, मेघालय नहीं मणिपुर होगा 371 सी में।
फिर यहाँ पे जो है कि हमने देख लिया, इसी के साथ आर्टिकल सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ जो है, तो आइए हम देख लेते हैं अपने शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स एज ऑफ नाउ है, प्रेजेंट टाइम पे 12 है। ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली जो है कि 8 ही शेड्यूल प्रोवाइडेड थे, जो हमारा 9वां, 10वां, 11वां, 12वां शेड्यूल है। ये बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। जैसा कि हम देख लेते हैं ब्रीफली, एक बार जो है कि ओवरव्यू कर लेते हैं, जिसकी एक ट्रिक भी है क्योंकि सब जानते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ये टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, टी से टेरिटरीज की बात है, ई से एमेल्युएट एंड जो है सैलरीज की, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा सीट, एस से शेड्यूल ट्राइब की, ओ से अदर ट्राइब्स, एफ से जो है फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, ओ से जो है कि ऑफिशियल लैंग्वेज की, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन की, जो एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए बात करता है, पी से पंचायत और एन से म्यूनिसिपैलिटी। ये जो चार है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो है कि बाद में अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। और ये सब जो है कि यहाँ से 1 to 8 जो है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थे। तो इसको हम वन बाय वन करके ब्रीफली देख लेते हैं। पहले शेड्यूल में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात है। दूसरे में एमुलेंट्स और जो है कि अलाउंसेस ऑफ दी पब्लिक ऑफिसियल्स, ऑफिस बियरर्स ऑफ दी यूनियन ऑफ इंडिया की बात है। तीसरे में जो है कि ओथ्स एंड अफर्मेशन, जो है कि सर्टेन जो है कि ऑफिस जो है कि बियर कर रहे हैं, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के ऑफिस को, उनके ओथ्स की बात है। फोर्थ में जो है कि सीट्स की बात है राज्यसभा की। फिफ्थ में बात है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब की। सिक्स में बात है जो अदर ट्राइबल एरिया, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनकी बात की गई है। सेवंथ में बात की गई है फेडरल स्ट्रक्चर की, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर, उसमें जो है कि कौन कौन सी लिस्ट है। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 लिस्ट है, यूनियन स्टेट है, स्टेट और कॉन्करेंट, ये 3 लिस्ट है। जिसमें जो है कि ओरिजिनली जो है कि यूनियन में 97 सब्जेक्ट थे, पर एज ऑफ नाउ जो है कि इसको बढ़ा दिया गया है, एक सब्जेक्ट को 98 को कर दिया गया है। स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट थे, इसको रिड्यूस करके 59 कर दिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे और उसको जो है कि बढ़ा के 52 कर दिया गया है। स्टेट से जो है कि घटाया गया है, एक इसको दे दिया, कुछ इसको दे दिए, ये 47 से 52 हो गया, और ये जो है कि 66 से 59 हो गया। तो जो है कि ये सो कि प्रोविजन जो है कि नीचे हम जो है कि क्वेश्चंस में देख लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही कि इसमें क्या बात की गई है, ये क्वेश्चंस में दिया गया है। 8वां शेड्यूल किसकी बात करता है? ये लैंग्वेजेस की बात करता है। जैसा कि हम जानते हैं ऑफिशियली जो है कि ओरिजिनली हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई थी। फिर जो है कि धीरे धीरे अमेंडमेंट करके एज ऑफ नाउ जो है कि 22 जो है कि अपनी जो है कि क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज मीन्स ऑफिशियल नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है, क्लासिकल लैंग्वेजेस की। तो यहाँ पे जो है कि पहले जो है कि 14 क्लासिकल थी, अब जो है कि 22 क्लासिकल लैंग्वेजेस है जिसकी बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो है कि चलिए हम आगे जो है कि बात देख लेंगे। और फिर जो है कि 9वां, जैसे कि हम जानिए कि ये सब अमेंडमेंट के थ्रू जो है कि आगे क्वेश्चंस में है। 9th अमेंडमेंट जो है वो जो है कि बात करता है किससे? लैंड रिफॉर्म्स। ये जो हमारा जो लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, उससे सर्टेन प्रोविजन जो है कि जब जो है कि जुडिशियल रिव्यू को परव्यू करना था, मतलब लैंड रिफॉर्म के जो भी जुडिशियल रिव्यू होते थे, उसको जो है कि मतलब कि जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में ना आए लैंड रिफॉर्म, तो उससे रिलेटेड बात करता है। तो ये जो है कि 9th शेड्यूल जो है कि ओरिजिनली जो है कि ऐड किया गया था 13, बट प्रेजेंटली इसमें 222 जो है कि एक्ट है, जो कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के ऐड किया गया था, जो कि वेरिएशन सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन को जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बात कर देता है। फिर 10वां शेड्यूल बात किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ की, जो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया था, जिसमें एमपी और एमएलए के, पार्लियामेंट के जो है एमपी और एमएलए जो है कि इनके जो है कि डिस्क्वालिफिकेशन और इनको रिमूवल की बात की गई है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ भी जाना जाता है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से आया था। फिर जो है कि 11th शेड्यूल जो है कि बात करता है पंचायत की, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 से आया था, जिसमें जो है कि 29 सब्जेक्ट्स हैं। फिर 12th शेड्यूल जो है कि म्यूनसिपैलिटीज की बात करता है, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटी, जिसमें 18 सब्जेक्ट है। और ये 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से बात करता है। इसके आर्टिकल जो है कि हमने ऊपर देखे ही हैं। सो आइए विदाउट फर्दर डिले, हमने ब्रीफली जान लिया, अब ये क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ लेंगे कौन से शेड्यूल में क्या क्या है। तो ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं, तो टोटल तो है कि 12 शेड्यूल है। अगर यही पूछता है कि ओरिजिनली कितने शेड्यूल है, तो आंसर जो है चेंज हो जाता, 8 हो जाता। तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं, तो 12 शेड्यूल है। जो है कि 4 जो है कि बाद में ऐड किए गए थे, ओरिजिनली जो है कि 8 थे, 4 बाद में किए थे। 9वां जो है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 10वां जो है कि आपका जो है कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल से, 11वां और 12वां जो है 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में। तो ये आप याद रख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कितने जो है कि शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। फिर कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द 20 पार्ट्स,
तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओरिजिनली ही 22 पार्ट थे और एज ऑफ नाउ तो 25 पार्ट हो गए, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि देयर आर 390 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल, तो नहीं, ओरिजिनली ही 395 थे और एज ऑफ नाउ तो 470 के लगभग है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 468 है इस बुक के अकॉर्डिंग, पर 470 हो गए हैं। तो ये देख लेंगे, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि 9, 10, 11, 12 शेड्यूल जो है कि ऐड किए गए बाद में, हाँ तो ये स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड तीसरा सही होगा, तो आंसर हो जाएगा तीसरा सही। एक्सप्लेनेशन आपको बता ही दिया। और जो है कि आगे देखते हैं, कह रहा है कि इसमें से कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कि नाम करता है नेम स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज, जो है कि पहला शेड्यूल हमारी किसकी बात करता है, पहला शेड्यूल बात करता है लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की। दूसरा किसकी बात करता है, ये बात करता है लिस्ट ऑफ द सैलरीज ऑफ द होल्डिंग ऑफिस, जैसे जज हो गए, कैग हो गए, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, इन सब की जो है कि सैलरीज की बात जो है कि सेकंड शेड्यूल में हुई है। और तीसरे शेड्यूल में बात हुई किसकी, फॉर्म फॉर्म ऑफ द ओथ एंड अफर्मेशन, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, या जो है कि इन इन लोगों की जो है कि सर्टेन ओथ्स जो है कि कहाँ कहाँ दी जाएगी, जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन है, ओथ्स एंड अफर्मेशन मेड बाय, तो कोई मिनिस्टर है या कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट से है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या कैग है, या स्टेट मिनिस्टर है, या कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, या जज ऑफ द हाई कोर्ट है, इनके ओथ की जो है कि बात की गई है। और यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखना है, जो प्रेसिडेंट की ओथ है, प्रेसिडेंट की ओथ जो है कि आर्टिकल 60 में मेंशन है, वो थर्ड शेड्यूल में नहीं आती है, वो थर्ड शेड्यूल के अंदर नहीं आती है, वो आर्टिकल 60 में आर्टिकल 60 में आती है प्रेसिडेंट की ओथ। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये देख लिया हमने। थर्ड और फोर्थ शेड्यूल जो है कि बात करता है एलोकेशन ऑफ द सीट इन दी राज्यसभा, मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा है, वो उसमें जो है कि कितनी कितनी सीट होंगी पर स्टेट वाइज, जैसे यूपी में राज्यसभा की कितनी सीट एलोकेट की जाएंगी, बिहार में कितनी की जाएंगी, तो ये सब जो है कि यहाँ मेंशन है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से जो है कि इन न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन टू बी क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल जो है कि बात करेगा। मतलब मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, तो इसमें कोई नया स्टेट जो है कि ऐड करना है, ये मैं रफली बना दिया है, सॉरी ये रफली है। तो इसमें जो है कि कोई नया स्टेट ऐड करना है, तो हमें कौन से जो है कि शेड्यूल में करना पड़ेगा, तो पहले शेड्यूल में हमें देखना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी की जो बात करता है वो पहले शेड्यूल में जो है कि चेंज किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन बात करता है कि फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, चौथा शेड्यूल जो है कि किस किस चीज से डील करता है, तो हम जानते हैं कि एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की सीट से बात करता है। फिर ये क्वेश्चन जो है कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी, जैसे फॉर्म ऑफ द मिनिस्टर जो है कि क्या ये थर्ड शेड्यूल में आता है, तो आता है। चीफ मिनिस्टर आता है, आता है। प्रेसिडेंट आता है, तो ये नहीं आते हैं। ये प्रेसिडेंट जो है कि आर्टिकल 60 के अंदर वोट देते हैं, आर्टिकल 60 में इनका प्रोविजन दिया गया है, ये थर्ड शेड्यूल के अंदर नहीं आते हैं। तो फॉर्म ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, और इसको तो मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ एक्सप्लेनेशन को। सो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि शेड्यूल और उसका सब्जेक्ट दिया है। अब तीसरे शेड्यूल में किसकी बात की गई है, तीसरे शेड्यूल में जानते हैं कि ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात की गई है। चौथे शेड्यूल में किसकी बात की गई है, एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ काउंसिल स्टेट की बात की गई है। एंड सातवें शेड्यूल में किसकी बात की गई है, सातवां शेड्यूल जो है कि आपका जो है कि मैं, सातवां शेड्यूल क्या है, आप जो है कि जल्दी से बताइए मुझे। सातवां शेड्यूल जो है वो है लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉज मेड बाय द स्टेट पार्लियामेंट, जो हमारा ये निमोनिक है, टीयर्स ऑफ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सातवां आप याद रख सकते हैं। सातवां क्या है, फेडरल। फेडरल से क्या याद रखना है, फेडरल से जो है कि लिस्ट की बात हुई है, कि यूनियन लिस्ट हो गया, चाहे स्टेट लिस्ट हो गया, या कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, तो ये सातवें में शेड्यूल में जो है कि ये लिस्ट की बात की गई है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है कि लॉ बनाएंगी, तो वो किस सब्जेक्ट मैटर में होंगी। और एट शेड्यूल किसकी बात करता है, वो लैंग्वेजेस की बात करता है, जो हमारी जो है कि अभी 22 लैंग्वेजेस है, क्लासिकल लैंग्वेज, इनकी बात करता है। ये हमने देख लिया, तो ये आपको समझा दिया गया है। फिर अगला देखते हैं कि यहाँ शेड्यूल दिया गया है और यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मैटर दिया गया है। तो ये जो है कि फोर्थ शेड्यूल जो है कि बार बार पूछ रहा है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट। सिक्स शेड्यूल किससे बात करता है, तो सिक्स शेड्यूल जो है कि आपको बात करता है किससे, सिक्स शेड्यूल जो है ट्राइबल एरिया से बात करता है, ट्राइबल एरिया से। जैसे ये देखिए TEARS है ना, तो ये 5 हो गया, और सिक्स हो गया O। तो जो है कि अदर ट्राइबल एरिया जो है कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, तो इनकी बात करता है वो ट्राइबल एरिया सिक्स शेड्यूल में बात करता है। एट शेड्यूल किसकी बात करता है, एट शेड्यूल आपका बात करता है इससे लैंग्वेज से, और नाइन शेड्यूल जो है कि लैंड रिफॉर्म से। और इसी नाइन शेड्यूल को ही आप ये चीज याद रख सकते हैं, नाइन शेड्यूल को ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक होल, ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि इसने बहुत सारे सर्टेन प्रोविजंस थे जो है कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो है कि हटा दिए थे। तो ये जो है कि आपको याद रखना है यहाँ से। फिर जो है कि ये एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7th, 8th, 9th, 10th शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं।
तो 7th शेड्यूल जो है कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं। तो 7th शेड्यूल में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, मतलब यूनियन जो है कि यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर रहेगा, ये है। 8th शेड्यूल किसकी बात करता है, वो लैंग्वेज की बात करता है। 9th शेड्यूल किसकी बात करता है, ये सर्टेन वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, मतलब कि जो जुडिशियल रिव्यू से सर्टेन वैलिडेशन एक्ट है वो बात करता है। 10वां जो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, तो 10वां शेड्यूल हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, जो कि हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, जो कि एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसको आप जो है कि ऊपर ही डिस्कस किया गया है, सेम कॉपी कर दिया गया है क्वेश्चन को। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब शेड्यूल और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो 3rd शेड्यूल सही है, 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन सही है, 8th शेड्यूल सही है, 9th शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ द सीट्स बात की गई है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 9th शेड्यूल हमारा किस चीज की बात करता है, 9th शेड्यूल बात करता है हमारा जो है कि ये अपना जो है कि जुडिशियल रिव्यू, जो सर्टेन एक्ट जो है कि डील्स विद द स्टेट एक्ट रेगुलेशन, डील विद दी, जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, जो लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे उस वक्त जो है कि सरकार जो है कि जो जमींदारी सिस्टम को जो है कि अबॉलिश कर रही थी, तो जो जमींदार जो है केस अपने जो है कि सुप्रीम कोर्ट भाग रहे थे या हाई कोर्ट जा रहे थे, तो वो जो है कि इस लैंड रिफॉर्म को ही उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के अंडर से हटा दिया, तो यही 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया, जो कि हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी था। यहाँ पे ये हो गया। फिर अगला जो है कि ये पूछ रहा है कि 9th शेड्यूल जो है कि कब कब जो है कि आया था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मतलब 9th शेड्यूल जो है कि इंट्रोड्यूस जब हुआ था उस समय जो है कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 9th शेड्यूल जो है कि फर्स्ट अमेंडमेंट था और वही 1951 में हुआ था। तो यहीं से हमें अपने दिमाग को दौड़ाना है और कैसे याद रखना है, क्योंकि उस वक्त जो है कि पहले प्राइम मिनिस्टर ही अपने जवाहरलाल नेहरू थे, तो 1951 में जो है कि पीएम कौन थे, नेहरू जी थे, तो आंसर भी नेहरू जी हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी अमेंडमेंट पूछे या पूछे कि उससे रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जैसे अब पूछ ले कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के वक्त जो है कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जो है कि इस वक्त इंदिरा जी हो जाएंगे, क्योंकि 1972 में हुआ था और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ये थी। तो ये कॉमन रफ आइडिया लगा के हम लोग जो है कि आंसर्स को टिक कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म, तो ये 9th शेड्यूल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन रिप्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या स्टेटमेंट सही है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो है कि 9th शेड्यूल के सब्जेक्ट मैटर को या कोई भी जो है कि परव्यू जो है कि ला सकती है जुडिशियल रिव्यू में, तो ये पावर है। बट जो है कि ये वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये जो है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो है कि वमन राव केस था, जो हमारा एक केस था वमन राव केस, वमन राव केस के बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया था कि आप जो है कि जुडिशियल रिव्यू को जो है कि कोई भी जो है कि लॉ जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से नहीं हट सकता है। मीन जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था वमन राव में कि जो केशवानंद भारती केस है, केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उसके बाद अगर कुछ भी सब्जेक्ट मैटर जो है कि इस 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है, तो वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि उस पर रिव्यू कर सकती है। तो इसको जो है कि वमन राव केस ने जो है कि खत्म कर दिया था, जो है कि ये आपको याद रखना है। फिर जो है कि अगला केस वमन राव के बाद हुआ था IR कोहिलो केस, उसने जो है कि जुडिशियल रिव्यू को एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई भी लॉ को जुडिशली रिव्यू कर सकती है, और जिसको जो है कि जो आर्टिकल 14, 19 और 21 है, जो गोल्डन ट्रिनिटी कहा जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको जो है कि पास करना चाहिए। ये आईआर कोहिलो को इसमें दिया गया था कि अगर कोई भी लॉ जो है कि इसको जो है कि पास नहीं करेगा इस गोल्डन ट्रायंगल टेस्ट को, तो उस लॉ को वॉइड किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है और पहला सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने जो है कि ब्रीफली समझा ही दिया है कि जो है कि 9th शेड्यूल में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने इतने जो है कि जुडिशियल रिव्यू से डाल दिए थे, जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि ये जो है कि वमन राव केस में इसको जो है कि कह दिया था कि केशवानंद भारती केस के बाद जो है कि इस डेट के बाद 24 अप्रैल 1973 जो है कि केशवानंद भारती का जजमेंट हुआ था, उसके बाद कोई भी जो है कि 9th शेड्यूल में चीज ऐड की जाएगी तो वो जुडिशली रिव्यू होगी। और 2007 में कौन सा केस था ये, वमन राव केस, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये देखिए आ गया IR कोहिलो केस। IR कोहिलो केस जो है कि रिलेटेड है किस शेड्यूल से, तो ये जो है रिलेट करता है 9th शेड्यूल से। अब इसमें जो है कि क्या कहा गया था कि कोहिलो टेस्ट जो है कि कैन अपहेल्ड द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इंक्लूडिंग द वन आंसर अंडर द 9th शेड्यूल, जो है कि अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है कि किसमें प्रोवाइडेड है, तो जो है कि जानते हैं कि 7th शेड्यूल जो है उसमें प्रोवाइडेड है, 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन, स्टेट और जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट। फिर इसमें जो है कि पूछ रहा है कि ये एंट्रीज जो है कि सही है कि नहीं, तो इसमें आपको क्या बताना है, यूनियन लिस्ट में 97 है, तो जो है कि हाँ
जो है कि ओरिजिनली अभी जो है कि 98 कर दी गई है, पर ये ओरिजिनली पूछ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ये 2016 का है। तो ये जो है कि पूछ रहा ही है। तो स्टेट लिस्ट में जो है कि कितनी है, 66 होगी, और कॉन्करेंट में 47 होगी। पर जो है कि प्रेजेंट टाइम पे ये जो है कि चेंज कर दी गई है। यूनियन में कितनी हो गई है, 98 हो गई है। स्टेट में कितनी कर दी गई है, 59 कर दी गई है। और कॉन्करेंट में जो है कि बढ़ा के 52 कर दी गई है, जिसपे जो है कि स्टेट और जो है कि पार्लियामेंट दोनों जो है कि अपने अपने लॉ बना सकती है। तो चलिए ये देख लिया। फिर अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा कि यूनियन लिस्ट में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा कि किसी लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। तो ये जो है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है सब्जेक्ट मैटर है कॉन्करेंट लिस्ट का। मीन जो है कि एंट्री 20 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट जो है बात करती है इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल प्लानिंग की। और जो है कि इकोनॉमिक प्लानिंग हमने किस कौन कहाँ से ड्राइव किया, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो है कि प्रीवियस सेक्शन में जो है सेशन में इसको डिस्कस किया गया है। तो आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बात करता है, अगला क्वेश्चन बात करता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कि किस लिस्ट में है। तो ये हमने देख लिया कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। फिर जो है कि ये बात कर रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ द एनिमल्स, जो हमारा जो है कि डीपीएसपी है, जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से बात करता है, और 48 से जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट से बात करता है। ये पूछ रहा है कि ये किस किस सब्जेक्ट में आएगा, मतलब कौन सी लिस्ट में आएगा, क्या यूनियन में आएगा, स्टेट में आएगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी ऑफ द एनिमल्स जो हमारा एक गांधीयन प्रिंसिपल है, तो वो जो है कि प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी एक्ट जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, जो कि एंट्री 17 है कॉन्करेंट लिस्ट की 7 शेड्यूल में। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, मतलब इसमें से जो है कि कॉन्करेंट क्या है, पुलिस है, क्रिमिनल मैटर्स है, रेडियो टेलीविजन है कि फॉरेन अफेयर्स है। तो इसमें से जो है कि क्रिमिनल मैटर जो है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट है, मतलब स्टेट और यूनियन दोनों एम्पावर है इस पे जो है कि लॉज बनाने के लिए। जैसे जानते हैं कि कोई सेंट्रल जेल है, तो उस पे जो है कि वहाँ के जो है कि क्रिमिनल मैटर जो मतलब वहाँ पे जितने भी एक्यूज कन्विक्टेड या अंडर ट्रायल होंगे, उन पे जो है कि यूनियन लॉ बना सकती है। कोई स्टेट जेल है तो जो है कि स्टेट लॉ बना सकती है। और पुलिस पुलिस जो है कि एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये याद रखना है। और रेडियो टेलीविजन फॉरेन अफेयर जो है कि यूनियन लिस्ट में आता है। रेडियो टेलीविजन इस पे जो है कि जैसे जैसे डीडी नेशनल हो गया, डीडी इंडिया हो गया, या फॉरेन अफेयर जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो इस पे स्टेट एम्पावर नहीं है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में दिया जाता है। ये जो है कि सोनली यूनियन के साथ एग्जिस्ट करती है पावर। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुलिस जो है कि स्टेट मैटर है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए फिर अगला देखते हैं कि अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज सब्जेक्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें से जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा, क्या पॉपुलेशन एंड कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, की पब्लिक पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, की पर्सनल टैक्स, की ट्रेजर टैक्स। तो इसमें से जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये आएगा पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ये जो है कि स्टेट और यूनियन जो है कि दोनों जो है कि अपने जो है कि लॉ बना सकती है। पर अगर कोई लॉ कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्टेट और यूनियन में, ये बात याद रखिए, अगर इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो यूनियन लॉ विल बी प्रिवेल, मतलब यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। ये चीज याद रखनी है। ये जो है कि पार्लियामेंट चैप्टर आएगा तो उसमें जो है कि हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको। फिर जो है कि पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन जो है कि स्टेट का सब्जेक्ट है। पर्सनल टैक्स जो है कि किसका सब्जेक्ट है, पर्सनल टैक्स हो गया, ये भी स्टेट का है। और ट्रेजल ट्रेवल भी स्टेट का, ये तीनों स्टेट के सब्जेक्ट हैं। सो इसी के साथ आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है कि आप जो है कि इसमें से बताइए कौन सा सही मैच नहीं है। तो पब्लिक हेल्थ स्टेट का है, सही है। सेंसस जो है कि यूनियन लिस्ट में, हाँ हम जानते हैं कि सेंसस जो है कि वो यूनियन लिस्ट में आता है, तो ये सही है। फिर एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द काउंसिल स्टेट इन द सेकंड शेड्यूल, तो ये तो गलत है क्योंकि हमने जाना था कि ये तो फोर्थ शेड्यूल में आता है, तो ये फोर्थ शेड्यूल का मैटर है, वो इसमें नहीं आएगा। फिर एंटी डिफेक्शन 10 पे, तो ये सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा लाई करता है, क्या वो एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, डिफेंस है, पुलिस है। तो जो है कि ये सब जो है कि स्टेट, ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट हैं। डिफेंस का जो है कि यूनियन सब्जेक्ट है। एजुकेशन पहले जो है कि यूनियन सब्जेक्ट हुआ करता था, फिर जो है कि बाद में जो है कि स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था, सॉरी। फिर जो है कि इसको कॉन्करेंट में डाल दिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो जो है कि 52 सब्जेक्ट डिफाइंड अंडर द लिस्ट 7 ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से जो है कि स्टेट और यूनियन जो है कि दोनों जो है कि इस पे जो है कि सेंट्रल एजुकेशन पे जो है कि एजुकेशन पे लॉ बना सकती हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो है कि एजुकेशन जो है कि किस अमेंडमेंट से जो है कि बनाया गया था, तो ये जो है कि 42वें अमेंडमेंट से जो है कि लिस्ट कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि किस अमेंडमेंट से किया गया था। तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि स्टेट लिस्ट से हटा के इसको जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसने ट्रांसफर किया था कुछ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट मैटर्स को कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो कि हमारा जो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का,
ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें एडिशन की थी और जो है कि इधर से उधर किया था, तो इसको जो है कि एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। तो कुछ भी अगर कुछ ऐड होने की बात हो या इधर से उधर ट्रांसफर होने की बात हो, तो मोस्टली उसका आंसर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मार सकते हैं। अगर कुछ डिलीट करने की बात हो तो वो 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने की थी। तो ये अगर आप कहीं क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये एक लिटिल क्लियरिटी ले सकते हैं कि मतलब हम इसमें लॉजिकल रीजनिंग लगा के अपना जो है कि वहां पे लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर किसमें है। फॉरेस्ट किसमें है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो फॉरेस्ट जो है कि कॉन्करेंट में है, सही है। अब स्टॉक एक्सचेंज कह रहे हैं कॉन्करेंट में है। अब खुद ही सोचिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है कि एक फाइनेंशियल चीज है, जो है कि एक रिस्की चीज है, जो है कि नेशनल लेवल जो है कि एनएससी बीएससी जो है उसकी बात हो रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि इनकी बात हो रही है। तो क्या कॉन्करेंट में डालेगा, स्टेट इस पे लॉ बना सकती है? तो नहीं, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस जो है कि यूनियन का है, पब्लिक हेल्थ स्टेट का ऊपर ही पड़ के आया, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे यूनियन आएगा। स्टॉक एक्सचेंज पे यूनियन लॉ बना सकती है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअर सब्जेक्ट है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट मतलब रिजर्व रखा गया है कि इस पे जो है कि कैसे लॉ बनेंगे। तो इसमें जो है कि पूछा गया कि क्या क्या है, मैच करिए। तो जैसे जानते हैं कि यूनियन लिस्ट में सेंसस आ जाएगा, सही है। स्टेट लिस्ट में जो है कि आपका जो है कि पुलिस एंड जो है कि पब्लिक ऑर्डर आ जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है कि ये पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग आ जाएगी। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट में स्पेस रिसर्च आ जाएगा। तो ये जो है कि आपका आंसर हो जाएगा ए 3142। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, सेंसस जो है ये है, स्टेट ये है, कॉन्करेंट लिस्ट में ये, और रेसिडरी में जो है कि वेस्टेड मतलब रेसिडरी सब्जेक्ट जो है कि मोस्टली जो है कि सेंटर ही इस पे लॉ बनाती है। जैसे स्पेस रिसर्च हो गया हमारे इसरो से, इससे रिलेटेड, या डीआरडीओ कोई मिशन कर रहा है स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी देने के लिए, तो ये सब जो है सेंटर ही लॉ इस पे बनाती है ज्यादातर। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से जो है कि किस किस प्रोविजन में जो है कि आपका जो है कि प्रोविजन ऑफ हैविंग इंडिया हैविंग बीइंग एन एजुकेशन, जैसा कि जानते हैं आर्टिकल जो है कि 45 में बात की गई है एजुकेशन की। यहाँ रूरल अर्बन लोकल बॉडीज में भी की गई है ना। और जो है कि फिफ्थ शेड्यूल में की गई है, फिफ्थ शेड्यूल में भी है कि ट्राइबल और जो है कि उनसे जो है कि अदर ट्राइबल की जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो है कि उनके एजुकेशन से रिलेटेड। एंड जो है कि फिफ्थ शेड्यूल जो है कि सेवंथ शेड्यूल जो है, वो तो जानते ही है कि तीन लिस्ट है, यूनियन, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट, जो है कि एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचों जो है यहाँ पे इसके अंडर आएंगे। तो यहाँ पे आप जो है कि एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे तो और क्लियरिटी मिल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल किससे रिलेट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल किससे रिलेट करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो ये हमें याद रखना है। फिर यही क्वेश्चन अगला भी 10th शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। फिर जो है कि ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज जो है कि नॉट इंक्लूडेड इन दी यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, मीन्स इसमें से यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं है। बैंकिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, सेंसस नहीं है। तो जो है कि हम जानते हैं कि ये बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेंसस, ये तीनों ही बड़ी चीज है जो है कि ये हमारी यूनियन के अंडर ही आता है। ये गैस जो है कि यूनियन के अंडर नहीं आता। ये जो है कि स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट, जो मतलब हमारा जो एलपीजी सिलेंडर होता है, ये ये जो है कि स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कह रहा है कि इसमें भी यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं, तो डिफेंस यूनियन में होगा, फॉरेन अफेयर यूनियन में होगा, रेलवे, जो भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जो नेशन से रिलेट करती हैं और वो बड़ी है, तो वो ज्यादातर यूनियन लिस्ट होगा। अब एग्रीकल्चर जो है स्टेट टू स्टेट डिपेंड कर सकता है, तो उसको जो है कि अपना जो है कि एग्रीकल्चर को स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपने याद कर लीजिएगा, डिफेंस, रेलवे, फॉरेन जो है कि यूनियन सब्जेक्ट है, स्टेट जो है कि एग्रीकल्चर में स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि इसमें से जो है कि इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल, मतलब कि स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल में इसमें से कौन सा है। तो हम जैसे कि जानते हैं एजुकेशन जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। इलेक्ट्रिसिटी जो है कि आपका किस में है, आ, आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इसमें यूनियन और जो है कि स्टेट दोनों लॉ बना सकती है। बस ये जो रेलवे पुलिस है, रेलवे की बात हो, अगर रेलवेज की बात हो, रेलवेज तो जो है कि यूनियन लिस्ट है, मतलब रेलवे से रिलेटेड कोई भी जो है कि मैटर है वो यूनियन है। पर जो रेलवे पुलिस है वो जो है कि स्टेट के अंदर आ जाएगी। जैसे पुलिस भी जो है कि स्टेट के अंदर आती है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो रेलवे पुलिस भी जो है कि स्टेट सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। और बाकी हम जानते हैं पहले एजुकेशन जो है कि स्टेट सब्जेक्ट था, वो जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में ले आया गया है अमेंडमेंट करके। इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेस्ट भी स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये आपको जो है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं, इसमें से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट। तो जो है कि सेम क्वेश्चन है, ये जो है कि रिपीट हो गया, ये यूपीपीएससी 1970 में पूछा था, 1997 में, और ये 2001 में पूछा है। तो ये रेलवे पुलिस जो है कि स्टेट सब्जेक्ट है। बाकी कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया या सेंसस हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, तो ये सब जो है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कि किसका सब्जेक्ट है, ये सब जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कि कॉन्करेंट में है, आपका कॉर्पोरेशन और सेंसस जो है यूनियन लिस्ट में है। ये यूनियन लिस्ट में है और ये जो है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, और रेलवे पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा जो है कि पंचायती राज को जो है कि वो करता है। तो ये जो है कि स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, पंचायत जो है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है अंडर शेड्यूल 7 शेड्यूल के अंदर जो है कि स्टेट सब्जेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट जो है कि लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट 7 शेड्यूल में है। तो इसमें से क्या क्या है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये क्रिमिनल प्रोसीजर जो है कि वो जो है कि कॉन्करेंट लिस्ट है। बाकी पुलिस हो गया, प्रेजेंस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, ये सब जो है कि स्टेट लिस्ट में आता है। फिर कह रहा है कि मैरिज है, डाइवोर्स है, एडॉप्शन है, इन दी 7 शेड्यूल ये एंट्री ये किस में आती है, लिस्ट 1 यूनियन, 2 स्टेट या कॉन्करेंट। तो ये सब जो है कि कॉन्करेंट में आती है, मतलब स्टेट और जो है कि यूनियन दोनों एम्पावर है इस पे लॉ बनाने के लिए, मैरिज, डाइवोर्स और एडॉप्शन पे। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात करता है आपके जो है कि विच लिस्ट एंट्री जो है कि 7 शेड्यूल में वो जो है कि किससे क्या क्या रिलेट कर रही है। तो लिस्ट 1 में जो है कि क्या कह रहा है कि लिस्ट एंड एंट्री ऑफ दिस शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर स्टेट। ये जो है कि किस में मैटर में है। तो जो है कि इसमें जो है कि लिस्ट 1 की एंट्री 72 में, कि 2 की 27 में, कि लिस्ट सेकंड के 37 में, कि लिस्ट 3 के जो है कि 32 में। तो लिस्ट थी तो आप जो है कि कॉन्करेंट में जो है कि इलेक्शन जैसी चीज डालेगा नहीं, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। और लिस्ट 1 के 72 में जो है कि इलेक्शन की बात की गई है, जैसे एमपी के, और स्टेट लिस्ट में 37 में बात की गई है एमएलएस की। तो यहाँ पे देखिए 7 शेड्यूल जो है कि डील करता है प्रोविजन, वो लिस्ट 1 की एंट्री 72 डील करती है इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और लिस्ट 2 डील करता है जो है कि सब्जेक्ट मैटर, कोई भी लॉ पार्लियामेंट जो है बना सकती है स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के ऊपर। तो ए और सी आंसर हो जाएगा, लिस्ट 1 के जो है कि 72 एंट्री में, लिस्ट 2 की 37 एंट्री में। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो है कि याद रखना है क्या, अगला क्वेश्चन है कि राइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द इम्पोज टैक्सेस और द फीस इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है कि 7 शेड्यूल में जो है कि मेंशन है कि कोई भी इम्पोज कर सकती है टैक्स और फी, जो कि किस कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर उसके बाद जो है कि बात की गई है, ये आर्टिकल 246 में मेंशन है कि क्या क्या टैक्स की बात हुई है। फिर लैंड रिफॉर्म जो है कि कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, कि लैंड रिफॉर्म किस सब्जेक्ट में बात करते हैं, तो वो है कि स्टेट लिस्ट में बात की गई है। तो लैंड रिफॉर्म जो है कि सब्जेक्ट लिस्ट है किसका, स्टेट लिस्ट का। ये जो है कि लैंड रिफॉर्म जो है कि हमारा 9 शेड्यूल से जो रिलेटेड है वो स्टेट लिस्ट में है। फिर आर्टिकल 43 जो है कि बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। जो है कि एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी की बात हुई है, वो ये 10th शेड्यूल में हुई है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस चीज की बात कर रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ को प्लेस किया था। तो ये है कि 10th शेड्यूल जो है कि इसको प्लेस किया था, वो भी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। फिर अगला क्वेश्चन जो है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर नल एंड वाइड। अब ये जो है कि बताइए ये 5th शेड्यूल होगा कि 6th शेड्यूल होगा। तो 5th जो है कि 6th शेड्यूल तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये जो है कि 5th शेड्यूल हो जाएगा। ये सब ऑप्शन गलत है। 5th शेड्यूल के अंदर जो है कि ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स और एरिया की बात करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है कि अगला क्वेश्चन जो है कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ ए पर्टिकुलर एरिया इज बॉर्ड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब इनमें से अगर कोई भी चीज जो है कि 5th शेड्यूल के अंडर लाई है, तो वो जो है कि इसमें से जो है कि इन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जो है कि समझते हैं, ये कह रहा है कि दिस कुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ द लैंड ऑफ द ट्राइबल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। ये प्रोविजन, हाँ ये कुछ कुछ सही लग रहा है, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। फिर अगला कह रहा है कि दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। तो ये तो नहीं बात करता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइबल एरिया है उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये प्रोविजन गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है कि स्टेट हैविंग सच एरिया टू बी डिक्लेयर द स्पेशल कैटेगरी। क्या स्टेट के पास पावर है, तो स्टेट के पास नहीं, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। वो कोई भी जो है कि एरिया को शेड्यूल एरिया ट्राइब कर सकते हैं, जैसे गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, तो इन लोग के पास पावर है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा कि दिस वुड ट्रांसफर ऑफ द लैंड जो है कि ट्राइबल पीपल पे नॉन ट्राइबल पीपल से। तो एक्सप्लेनेशन जो है कि मैंने समझा दिया, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर अगला कह रहा है कि 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस ऑफ द किसके,
तो ये जो है कि शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, ये शेड्यूल कास्ट, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बात नहीं करता है, ये बात करता है शेड्यूल ट्राइब्स की। तो जो है कि शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो है कि उन पे बात करेगा, जो है कि आप देख लीजिएगा इसको, मतलब ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं हम। तो ये शेड्यूल ट्राइब्स है। तो अगला क्वेश्चन क्या था कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द सेवरल स्टेट्स। मीन जो है कि ये कौन सा होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, कि सेवंथ होगा, कि नाइन्थ होगा। तो जैसे जानते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल जो है वो बात करता है ट्राइबल एरियाज की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड सिक्स शेड्यूल जो है बात करता है किससे, स्पेसिफिकली बात करता है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको आप अगर याद रखना चाहें कि सिक्स शेड्यूल में जो है कि कंफ्यूजिंग रहता है कि कैसे कौन कौन से हो गए। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम एटीएम जाए तो एटीएम गए, एटीएम गए, तो वो विदाउट मनी था। विदाउट मनी, जैसे कि हम लोग बहुत बार जो है कि एटीएम जाते हैं और वहां से पैसा नहीं निकलता है, तो विदाउट मनी याद रखिए, विदाउट मनी। तो जो है कि ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम और मनी से मणिपुर। तो मणिपुर उसमें नहीं आएगा, तो एटीएम एम में विदाउट मनी जो है कि हो जाएगा आपका ये। तो ये एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन सी चीजें हैं। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम होगा, और मनी मनी नहीं था एटीएम में, तो ये हो जाएगा सिक्स शेड्यूल में कि मणिपुर नहीं है उसमें। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड टू, जो है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब कि जो है कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में बात की गई है कि शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उनके बाउंड्री डिस्प्यूट या पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ये सब जो है कि इसमें बात नहीं गई है, ये बात की गई है नाइन्थ शेड्यूल में। ये जो है कि बॉर्डर जो है कि इंटरेस्ट है कि ये सब जो है कि बात जो है कि इन सब शेड्यूल में है ही नहीं। तो हमें ये याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स। फिर आगे देखते हैं सिक्स शेड्यूल का, जो है कि मैंने आपको जो है कि ट्रिक बताया कि कैसे याद रखना है। जो है कि असम होगा, त्रिपुरा होगा, असम होगा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये होगा कि एटीएम, एटीएम विदाउट मनी। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है कि हो जाएगा सिक्स शेड्यूल में, जो है कि आपका डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोविजन ऑफ द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू दीज स्टेट। तो जो है कि कौन से, तो मणिपुर पे नहीं होता है, कि जैसे एटीएम विदाउट मनी गए तो वहां मनी नहीं था, तो एटीएम विदाउट मनी से आपको याद हो जाएगा कि क्या है, ये मणिपुर नहीं आएगा उसमें। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कि सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी, किससे किससे डील करता है। तो इसमें जो है कि देखिए, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, ये तो ऐसे काट देंगे, उत्तराखंड काट देख के काट देंगे, है ना। इधर जो है कि नागालैंड, अरुणाचल कहते हैं, तो ये भी काट देंगे। तो बचा क्या, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक है असम। तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन भी यही कहता है कि सिक्स शेड्यूल एरिया में कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो ये त्रिपुरा पे एप्लीकेबल होगा, सिक्किम और इस पे जो है कि एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो ये त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। फिर अगला कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया जो है कि नोटिस कर सकते हैं शेड्यूल एरिया। तो हाँ, प्रेसिडेंट के पास ही पावर है जो कि वो कर सकते हैं। फिर स्टेट जो है कि विच एरिया जो है कि शेड्यूल एरिया नीड टू कॉन्स्टिट्यूट ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन जो है कि सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई द शेड्यूल एरिया और स्टेट विद द शेड्यूल एरिया नीड टू कॉन्स्टिट्यूट ए एडवाइजरी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 244 में मेंशन है, जो कि हम पढ़ के आए हैं ऊपर से ही। फिर आगे देखते हैं। आगे बात कर रहा है कि विद द रेफरेंस ऑफ द शेड्यूल एरिया इन दी इंडिया, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। तो ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया ऑफ ए शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही जो है कि एम्पावर है, जो है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, दूसरा कह रहा है कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड लोवेस्ट जो है कि वो होगी वो ब्लॉक, विलेज का ब्लॉक। तो ये भी सही है कि लार्जेस्ट यूनिट जो है कि अगर फॉर्म करेगी तो वो डिस्ट्रिक्ट करेगी, और इसमें लोवेस्ट फॉर्म करेगी तो विलेज का कोई ब्लॉक होगा तो उसको फॉर्म करेगा। तो ये सही है। फिर कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन में होम मिनिस्टर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया। तो ये कह रहा है कि जो है कि चीफ मिनिस्टर है, उनको जो है कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है यूनियन होम मिनिस्टर को कंसर्न एरिया की। तो ये गलत है, ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि दो स्टेटमेंट सही है, जो कि आर्टिकल 244 के अंदर प्रोविजन है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल के, जो कि बात करता है फिफ्थ शेड्यूल की। ये तो जो है कि इंडिया में एज ए प्रेजेंट टाइम 10 स्टेट जो है कि इसके अंडर है, और वो स्टेट कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। जो हमारा ये प्यारा भारत है, आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ये रफली में बना दे रहा हूँ। तो ये वाली जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, यहाँ पे ट्राइबल एरिया जैसे राजस्थान, गुजरात हो गया, एमपी हो गया,
ये जो है कि इस शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला बेल्ट जो है कि इधर जो है कि राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है ना, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो ये है जो है कि इसके अंडर आते हैं। और 6 शेड्यूल जो है ये वाला एरिया जो एटीएम से याद करवाया है, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। तो एटीएम में मनी नहीं था, तो मणिपुर नहीं था, वो 6 शेड्यूल के अंदर है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, यही चीज हमने एक्सप्लेन कर दी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इसका, और अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो व्हाट इज द ट्रू अबाउट द रिलेशन ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में जो है कि 30 मेंबर होने चाहिए। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म होती है ट्राइबल काउंसिल के 244 सेकंड में या 275 आर्टिकल 1 सेक्शन 1 में, तो उसमें जो है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं वो 24 जो है कि इलेक्टेड हो और 6 नॉमिनेटेड हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये है 26 जो है कि इलेक्टेड होंगे और 4 जो है कि मैक्सिमम 4 कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये 4 ही नॉमिनेटेड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 26 4 30 हो गए, तो 30 मैक्सिमम होंगे, 26 इलेक्टेड, 4 नॉमिनेटेड। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत हो गया। और तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि राइट टू डायरेक्ट द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट लाइज विद द गवर्नर। तो हाँ, ये जो है कि गवर्नर के पास पावर है जो है कि कोई भी एक्ट को पास करने की, पार्लियामेंट के पास बाय द पार्लियामेंट जो है कि लाइज असम लाइज विद द गवर्नर। तो ये जो है कि एम्पावर किया गया गवर्नर को। तो ये जो है कि थर्ड सही हो जाएगा। तो पहला तीसरा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो इसी तरह से हमने जो है कि शेड्यूल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे अपने यूपीपीएससी एग्जाम जो है कि और भी एग्जाम से रिलेटेड, वो सब देख लिए हैं। आई होप आप सेशन को 1-2 बार देखेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में रट जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। और आप जो है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को मोर अपडेट्स के लिए।